हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज से आपको हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की यानी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी, जो कि बोर्ड की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज से हम अपने चैनल यानी वाइट पेज एग्जाम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैंने इस चैप्टर के पहले जितने भी शॉर्ट नोट्स बन सकते थे मैंने सभी नोट्स बना कर रख लिए मैंने, और दोस्तों बस आज आपको इनके बारे में समझाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले दे रखा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुण धर्म वाला नया पदार्थ बनाता है। भिन्न गुण धर्म वाला नया पदार्थ बनाता है। नहीं दोस्तों क्या कह रहा है इसे समझिए। देखो कोई भी पदार्थ है, जैसे हम लेंगे, हमने लिया दोस्तों हमारा यानी किताब में ही उदाहरण है, जैसे Mg+O2 Mg+O2। तो क्या बनेगा दोस्तों, जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या तो बताओ, जब दो या दो से अधिक, एक तो पदार्थ ये है एक पदार्थ ये है, और ये इन दोनों पदार्थों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, इन दोनों पदार्थों ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी एक नया पदार्थ बना है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक, दोस्तों इसमें तो दो हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिसमें दो से ज़्यादा होंगे तो वे भी क्या नाम लिख रहे हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के तरह है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, अंत का मतलब इन दोनों पदार्थों ने आपस में क्रिया करी और एक नया उत्पाद बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, कह रहा ना कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या तो दो लेंगे या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया का मतलब आपस में क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुण धर्म वाले, भिन्न का मतलब अलग अलग गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, भिन्न गुण धर्म वाले अलग नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे MgO दोस्तों, तो मैं उसे बैलेंस कर रखा। जैसे Mg का मतलब क्या रहा है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन O का मतलब क्या रहा है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है पूरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों चलते हैं नीचे। अब भाई अगर कोई अभिक्रिया हुआ है, सपोज करो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करी, तो कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। वही परिवर्तन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे कि उसमें क्या कैसा भी रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसमें क्या परिवर्तन हुए। तो दोस्तों मैं परिवर्तन लिख कर लेकर आऊँ, जो कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ये परिवर्तन होते हैं। जैसे कौन से, जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन, यानी उसकी अवस्था बदल जाएगी। नंबर एक अवस्था में परिवर्तन होगा, नंबर दो होगा गैस का निकलना। यानी दोस्तों गैस का निकलना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी उसमें गैस भी निकलेगी, कुछ में रंग में परिवर्तन। सपोज करो इसका रंग लाल है, फिर दोनों आपस में अभिक्रिया करके पीला रंग बना लेंगे, यानी इसमें तो नहीं, लेकिन और अभी आगे अभिक्रिया आएंगे उसमें समझेंगे। इस तरह से तापमान में परिवर्तन, नहीं दोस्तों वे तापमान में भी उनमें परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान की जो चार पहचान है उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। सपोज करो यहाँ तो ये जलीय अवस्था मतलब यहाँ कैसा, ये गैसीय अवस्था में बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों बस ये नहीं बनना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा होगा तो कि यहाँ ऑक्सीजन, ये देखो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो क्या नाम गैसीय अवस्था में है, मैग्नीशियम द्रव्य अवस्था में होगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन यहाँ तो इसकी अवस्था, इसकी गैस का निकल रंग में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा, और अवस्था में परिवर्तन, यानी मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है तो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो चार परिवर्तन आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने। अवस्था में परिवर्तन यानी उनकी अवस्था बदल जाएगी, गैस का निकलना उसमें से गैस निकलने की संभावना रहेगी, रंग में परिवर्तन उनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन। अब ऐसा नहीं कि चारों के चारों परिवर्तन एक साथ हो जाएंगे, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में इनमें से चारों परिवर्तन भी हो गए, कुछ में से एक भी होगा। तो बस उसकी पहचान चार तरीके से आप रख सकते हैं। कैसे, अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। जैसे दोस्तों जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये वाली अभिक्रिया यहाँ दे रखी है, जैसे मैंने आपको यहाँ कराया ना, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। बस ये इसके बारे में यहाँ लिख रखा। अब बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद। जैसे अभिक्रिया, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, आप नोट्स साथ के साथ बनाते रहना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं। अब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद, अभिक्रिया में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने अभी 1 मिनट पहले ही समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों हम लेंगे दोबारा, चलो ये वाला उदाहरण ले लें। जैसे
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों हमारे आपस में होंगे हमारे अभिकारक। क्या बोलेंगे इन्हें? अभिकारक। और फिर जो हमें अभी प्राप्त होगा उससे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। तो आपको दो हेडिंग का ध्यान रखना, अभिकारक, अभिकारक, इसे एक और लिखेंगे अभिकारक। यानी ध्यान रखना अभिकारक क्यों है? जो भी अभिक्रिया में भाग लेंगे, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों बस मैंने यहाँ यही लिख रखा है कि देखो, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों एक अभिक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो ये अभिकारक होंगे नहीं होंगे? जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो यानी हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होगा उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये यहाँ क्या रखा कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उल्टे हाथ पर लिखता है। तो दोस्तों हमारा देखो, ये तो लेफ्ट हैंड हो गया और ये हमारा राइट हो गया। तो इन्हें हमने बताओ जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें उल्टे हाथ पर लिख रखा, नहीं लिख रखा। और दोस्तों जो हमें उत्पाद प्राप्त होंगे उन्हें सीधे हाथ पर नहीं, यानी राइट हैंड पर लिखेंगे उन्हें। दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों ध्यान रखना, लिखते हैं तथा जो बनता है उसे सीधे हाथ पर लिखते हैं। सीधे हाथ पर लिखते हैं भाई, ये तो हमारा उल्टा हाथ है ना, ये हमारा उल्टी तरफ अभिकारक लिखे जाएंगे और सीधी तरफ क्या लिखे जाएंगे? सीधी तरफ लिखे जाएंगे हमारे उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और इन्हें उल्टे हाथ पर लिखा जाता है, तथा उसमें जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद कहते हैं और उन्हें सीधे हाथ पर लिखते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और जो हमें उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों को उल्टे हाथ पर लिखते हैं और उन्हें सीधे या सीधी हाथ के साइड में लिखते हैं। इन्हें हम सीधे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हें सीधे लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। संतुलित का मतलब दोस्तों, अब हमें अभिक्रिया दे दी, जैसे दोस्तों हमें ये अभिक्रिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दे रखा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को यानी हमें संतुलित थोड़ी है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है। मैग्नीशियम तो बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो बैलेंस थोड़ी है। तो हम इन्हें दोस्तों बैलेंस करना भी सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अभिक्रियाओं को बैलेंस बहुत तरह से करा जाता है, लेकिन मैं आपको बस एक ही नियम बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, यानी यह नियम लेवोसियर, दोस्तों ध्यान रखना, यह नियम लेवोसियर ने दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया था। तो ध्यान रखना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कह रहा है? क्या दोस्तों ध्यान रखना कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट का मतलब बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों आप यहीं से समझाएंगे। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या रहेगा दोस्तों? ये अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। कैसे दोस्तों समझेंगे कि अभिकारक का, दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान से समझना, अभिकारक का क्या? अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा? उत्पाद का बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। यानी जैसे दोस्तों इसे देखेंगे भाई, हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं या समीकरण बनाते हैं, उसमें ना तो हम उसका द्रव्यमान बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमने दोस्तों इसे पेज को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने दो बीकर लिए, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे हमने दो परखनली ली, परखनली हम इस तरह से बना लेंगे। ये कोई दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा। परखनली ली और इसमें हमने दो उत्पाद डाला कि A प्लस B। दोस्तों हमने A तो इसमें पहले से यानी B तो पहले से था, हमने इसमें एक उत्पाद और डाल दिया यानी B। सपोज करो हमने इसमें B उत्पाद एक और उत्पाद डाल दिया। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही हमने B उत्पाद डाला इसमें दोस्तों, जैसे हमने A प्लस B हमने इसमें लिए, ये है कि यानी जो अभिक्रिया भाग लेगा उन्हें क्या करना, हमने अभिकारक लिया। क्या? अभिकारक को ऐसे लिख लिया हम शॉर्ट फॉर्म में। और हमें यानी सपोज करो हमें C प्लस D हमें मिल गया एक, क्या दोस्तों क्या बन गया? C प्लस D हमें मिल गया एक उत्पाद। क्या?
C+D हमें मिलेगा एक उत्पाद। सपोज करो हमें क्या मिला, उत्पाद। तो हम एक उदाहरण जो हमने अभी से करा है, यानी Mg+O2। MgO2 से मतलब मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं। दोस्तों हम कहेंगे कि हमारा Mg 1 है, और जो दोस्तों हम बात करें O2 की, O2 का मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं। यानी मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पीछे 2 लग रहा है तो ऑक्सीजन 2 है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कितना है, यहाँ हमारे हैं Mg कितने भैया, हमारे Mg 1 है और ऑक्सीजन भी कितना है, ऑक्सीजन भी हमारा 1 है। तो अब आप नो बताओ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो भी दोस्तों हमने ऊपर द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, आपने यहाँ पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए यह नियम लेवेसियर ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब हमने टोटल 3 अणु डाले थे, यानी एक मैग्नीशियम का और 2 ऑक्सीजन का, तो हमें 2 अणु क्यों प्राप्त हो रहे, एक अणु कहाँ गया। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया, भाई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर, दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अगर LHS बराबर RHS नहीं है, कह रहा है कि अगर LHS बराबर RHS नहीं है। LHS क्या होगा दोस्तों, LHS का मतलब रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी अगर इधर की साइड और इधर की साइड दोनों बराबर नहीं है तो उसे संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे हमारे में इसमें यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। अगर LHS बराबर RHS नहीं है तो वो असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में एक समान होती है। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली बात कर रहा है जो मैंने आपको भी बताई थी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जितने इधर हैं इतने ही इधर होने चाहिए। अगर जितने इधर हैं इतने इधर नहीं है तो वो संतुलित नहीं है। तो दोस्तों इसे कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे हम करेंगे Mg+O2 को हमें बैलेंस करना, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप मुझे बताइए कि बैलेंस है, नहीं। तो अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम मैग्नीशियम के पास 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगी। दोस्तों ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम उसके इस वाले सूत्र में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। जो हमें उसका फॉर्मूला प्राप्त हो उसे हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे। तो हम इसे कैसे करेंगे, यानी Mg+O2। तो हमारे कितने बने हैं, यहाँ बने हमारे MgO बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन Mg यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए मैं क्या करूँ, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन इस वाली में 2 करने के लिए, तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो अगले वाला होगा ना, ये इसमें भी हम 2 लगा देंगे। जैसे ही हम इसमें 2 लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा 2 हो गया। देखो ऑक्सीजन 2 हो गए, नहीं हो गए, जो पिछली वाली संख्या 2 काउंट होगी। लेकिन अब हमारे यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ मैग्नीशियम भी 2 होगे, तो मैग्नीशियम के सामने भी हम 2 लगा देंगे। तो अब आप बताइए कि मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम यहाँ 2 और ऑक्सीजन के सामने 2 लग रहा तो ऑक्सीजन भी 2 होंगे। इस तरह से अभिक्रियाएं बैलेंस होती हैं। तो दोस्तों बहुत सारी अभिक्रियाओं को बैलेंस करने की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस। जैसे दोस्तों हमारा एक है, हमारे जो हमारा H2 आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन है और O2। जब भी हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, हमारा H2O, यानी जल का निर्माण होता है। किसका, जल का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि यह अभिक्रिया बैलेंस है, क्या अभिक्रिया बैलेंस है। दोस्तों देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ 2 लगाया तो गलत हो जाएगा, तो हम कहाँ यहाँ 2 लगा देंगे। अभी बताइए कि ऑक्सीजन 2 हो गए नहीं होगे, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 होते। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया था हमारे क्या हो गया, हमारे हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। डिसबैलेंस का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है। ये दोस्तों इसकी गुना में होता है, ध्यान रखना क्या होता है, ये गुना हुआ होगा, 2 दूनी 4 होगी हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अभी इसमें भी करेंगे तो 2 दूनी 2 की गुना करेंगे तो 4 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे। जिस तरह से दोस्तों N2 एक और अभिक्रिया है, एक और N2 और H2। दोस्तों N2 और H2 जब भी अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है NH3। क्या बनता है, NH3, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। जिसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, अमोनिया। तो बताइए कि इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसे बैलेंस मैं 2 से 5 से करता हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन कितने हमारे पास 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 1 है। तो हम नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सही है भैया। हमारे नाइट्रोजन भी 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए। लेकिन अब हमारे हाइड्रोजन कितने 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 तो ये है और 3 ये है, ये 5 नहीं, इनकी आपस में गुना होगी तो 2 तिया,
या 3 दूनी 6 हो गए नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे 6। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रहेंगे, अभी हम 3 लगा देंगे तो हमारे हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे। क्या हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे दोस्तों हमारा एक और हम ऐसा भी एक अभिक्रिया और ले लें इस तरह से ही, जैसे दोस्तों एक अभिक्रिया लेते हैं और कौन सी लें दोस्तों, ये लेते हैं Zn प्लस H2SO4, ZnH2SO4। तो दोस्तों देखिए ये क्या होगा, यहाँ हमारा जो है ना ये जिंक अधिक क्रियाशील धातु है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हुए क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन बनेगी। अब देखिए जिंक कितने, एक, जिंक एक, हमारी बैलेंस है दोस्तों। H2 कितने, 2, H2, S कितना दोस्तों 1, ऑक्सीजन कितने, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है दोस्तों। पूरी की पूरी अभिक्रिया बैलेंस है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अभिक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको इनके नाम ध्यान रखते जाना है। जैसे Zn का मतलब क्या होता है, इसका नाम होता है जिंक, क्या, जिंक। H2SO4 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक, क्या, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, Zn है तो Zn का मतलब क्या है, पहले जिंक, और SO4 है, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। अगर किसी अन्य के पीछे मिल गया जिंक सल्फेट, और इसका मतलब है हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन दोस्तों। इसे हम, ये वाला है, इसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, क्या, इसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे इस तरह से हम एक दो अभिक्रिया और बैलेंस करते हैं। जैसे जब भी Fe को दोस्तों हम किस में, H2O, Fe का मतलब जब भी हम आयरन की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जिस तरह से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Fe3O4 और प्लस का H2। तो अब दोस्तों देखिए बैलेंस करेंगे, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही बैलेंस करें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो कोई द्रव्यमान बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। तो अब यहाँ Fe कितने दोस्तों, यहाँ Fe 1 है, लेकिन यहाँ Fe कितने हो गए हमारे, Fe 3। तो दोस्तों इसे बैलेंस करने के लिए हमें 3 लगाना पड़ेगा, यानी Fe3। ऑक्सीजन देखो दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 0, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो दोस्तों हमें यहाँ भी 4 लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने 4 लगाए तो ऑक्सीजन 4 हो गए होंगे, तो दोस्तों ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारे। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने 2, और यहाँ कितने 2 चौक 8, तो दोस्तों यहाँ भी क्या करेंगे, हम भी 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे दोस्तों। इनके नाम लिख सकते हैं, इसका Fe का नाम मतलब होता है आयरन। H2O का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसे बोलते हैं जल, क्या, H2O को क्या बोलते हैं, जल। और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, आयरन। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, और इसके पीछे ऑक्सीजन जुड़ रहा तो क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड, क्या, आयरन ऑक्साइड। और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, क्या, इसे बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों हमें एक अभिक्रिया और करेंगे, यानी प्रैक्टिस करते रहिए आप मैं एक दो अभिक्रिया आपको दूंगा कि आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जिस तरह से हम करेंगे दोस्तों, हमारी अभिक्रिया है Na की H2O के साथ अभिक्रिया, Na की H2O के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा उत्पाद बनता है, उत्पाद आप सभी जानते हैं NaOH और प्लस का H2 हमारा मिलेगा। तो देखिए बैलेंस करेंगे, सोडियम कितने 1, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, कितने हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ 2 और 1 3 है। तो दोस्तों बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, तो हम यहाँ 2 लगा लेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ 3 और 2 और 1 3 ही है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे तो दोस्तों 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 है, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 दूनी 4, तो दोस्तों 4 ये हो गए, लेकिन हमारे क्या सोडियम डिसबैलेंस हो गया दोस्तों, सोडियम है हमारे 2 और यहाँ कितना सोडियम 1, तो अभी हम 2 लगा देंगे, सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे यहाँ कितने, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पास 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो पूरी की पूरी अभी बैलेंस होगी। Na का मतलब होता है दोस्तों सोडियम, क्या, Na का मतलब है सोडियम, और H2O का मतलब क्या होता है जल, यानी सोडियम जल, उसे बोलते हैं सोडियम। Na को क्या बोलते हैं सोडियम, और OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या, हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप ये अभिक्रियाओं का बिल्कुल ध्यान रखना कि अभिक्रिया कैसे बनती है। जैसे मैं आपको एक अभिक्रिया दूँ, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना दोस्तों, बहुत आसान है अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीजन
कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो CO2 बनता है। आप दोस्तों इसे बैलेंस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और बताना कि ये बैलेंस है या नहीं है, और जो बैलेंस है तो इसमें क्या कमी है इसे आप मुझे बताना। तो एक और मैं अभिक्रिया लिख देता हूँ इसमें, हमारी NH3 यानी NH3 को बोलते हैं दोस्तों अमोनिया, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जब भी अभिक्रिया करेंगे NH4Cl का निर्माण करेंगे, NH4Cl का निर्माण करेंगे, और दोस्तों साथ में NH4Cl का निर्माण करेंगे, साथ में कुछ नहीं निकले तो दोस्तों आपको इसे भी बैलेंस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। इसे बैलेंस करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से इन सभी का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी ये हमारी अभिक्रियाओं को कुछ बैलेंस करने की वो होती है, और बाकी दोस्तों कुछ अभिक्रियाएं हमारी आगे आने वाली हैं जिन्हें हम आगे की कक्षाओं में बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं, एक और नई हेडिंग है इसमें, यानी इसे देखेंगे पहले। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि दोस्तों इससे पहले है कि संतुलित समीकरण, क्या दोस्तों संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात तीर के निशान के दाईं और बाईं ओर के प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी शुरू में, यानी हम ले लें दोस्तों N2 और H2। N2 और H2 जब भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा हमारा NH3 बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 कर लेंगे। दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 तो यहाँ भी 3 लगा लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है तीर के दाईं ओर, यानी जो कह रहा है इसमें समझिए कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात तीर के निशान के दाईं ओर, दोस्तों तीर के निशान के दाईं ओर बाईं ओर, तीर के निशान के दाईं ओर और बाईं ओर के प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी तीर के दाईं और बाईं ओर में तत्वों की संख्या समान होती है इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे दोस्तों यह संतुलित एक समीकरण है। दोस्तों देखो इधर पर नाइट्रोजन कितने 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन भी 6 है। तो दोस्तों इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। एक और है दोस्तों जैसे हमारी असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण यानी वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात तीर के निशान के दाईं ओर और बाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान, संख्या भिन्न का मतलब अलग होती है। ध्यान रखना, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात तीर के निशान के दाईं ओर और बाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या भिन्न होती है उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हम एक समीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे H2 और O2, H2O2 बनेंगे तो हमारा क्या बनेगा H2O बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हम जल। तो दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यह असंतुलित समीकरण है नहीं है। कैसे है? देखो दोस्तों हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। लेकिन असंतुलित समीकरण क्या है? असंतुलित समीकरण कि जब तीर के दाएं ओर और बाएं ओर के तत्व असमान होंगे यानी भिन्न होंगे उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो दोस्तों यह कौन सी विक्रिया है? ये असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो आपको ध्यान रखना असंतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जब तीर के निशान के दाईं और बाईं और दोनों तत्वों की परमाणु की संख्या समान आ जाएगी उसे संतुलित समीकरण, और जब भी असमान होगी उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस हम यहाँ तक ही करेंगे। कल को जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों आज तो मैंने इसके बारे में आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दी है। तो दोस्तों आप इन सभी जानकारियों को नोट करके रख लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाले जब आपकी बोर्ड की परीक्षा है 1 महीने बाद, तो दोस्तों 1-1.5 महीने बाद है, तो आपके वहाँ काम आने वाली है। दोस्तों हम एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप ये तत्वों को जरूर याद कर लेना। दोस्तों मैं कुछ तत्व मैंने आपके लिए लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 तक के तत्व आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। कौन से 30 तक के तत्व? दोस्तों ये वाले 30 तक के तत्व। जैसे H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। He का मतलब क्या होता है? हीलियम। Li का मतलब क्या होता है? लिथियम। Be का मतलब क्या होता है? बेरिलियम। आप इन तत्वों को कहीं भी नोट कर सकते हैं। B का मतलब क्या होता है? बोरान। C का मतलब होता है कार्बन। N का मतलब होता है नाइट्रोजन। O का मतलब होता है ऑक्सीजन। F का मतलब होता है फ्लोरीन। Ne का मतलब होता है नियोन। Na का मतलब होता है सोडियम। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। और Si का मतलब होता है सिलिकॉन। Si का मतलब क्या है दोस्तों? सिलिकॉन।
F का मतलब होता है फास्फोरस, S का मतलब होता है सल्फर, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Ar का मतलब होता है आर्गन, K का मतलब होता है पोटेशियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। Sc का मतलब क्या होता है दोस्तों? Sc का मतलब होता है स्कैंडियम। Ti का मतलब होता है टाइटेनियम, V का मतलब होता है वेनेडियम, Cr का मतलब क्या होता है क्रोमियम, Mn का मतलब क्या होता है मैग्नीज, Fe का मतलब क्या होता है आयरन। Fe का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयरन। Co का मतलब होता है कोबाल्ट, Ni का मतलब होता है निकिल, Cu का मतलब क्या होता है कॉपर और Zn का मतलब क्या होता है जिंक। Zn का मतलब क्या होता है जिंक। दोस्तों ये 30 तक के तत्व हैं, आप इन तत्वों को जरूर ध्यान रख लेना। और दोस्तों कुछ ये हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे हमारा जब भी H2O को क्या बोलते हैं? H2O को बोलते हैं जल। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे जल बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं हम नमक। क्या दोस्तों? जो नमक हम खाने में यूज करते हैं ना, ये वो वाला ही नमक है। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा होता है NHCO3। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। CO3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बोनेट। यानी अगर किसी तत्व के पीछे SO4 लगा मिल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। और जो CO3 जुड़ा मिल गया उसे बोलेंगे कार्बोनेट। SO4 को सल्फेट, CO3 को कार्बोनेट, NaSO4 सोडियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट मैंने बताया ना, जिसके पीछे SO4 मिल गया उसका सल्फेट बोलेंगे। जैसे NaSO4, तो Na का मतलब आप सभी जानते हैं कि Na का मतलब हमने अभी यहाँ पढ़ा है, Na का मतलब होता है हमारा सोडियम, और SO4 का मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। देखो मैंने बताया था जिसके पीछे CO3 जोड़ा मिलेगा उसे कार्बोनेट बोलेंगे। जैसे NaCO3, तो सोडियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट, CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट, PbNO3 की होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट। आपका ध्यान रखना दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। कहाँ? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब पिछली बार ही पेपर में पूछा गया था 2023 में PbNO3 की होल ट्वाइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। और दोस्तों NO3 का मतलब नाइट्रेट और Pb का मतलब होता है लेड, Pb का मतलब होता है लेड। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन तत्वों को तो आप जरूर ध्यान रखना। एक बार और मैं करा दूं आपको। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, पहले नंबर पे H होगा तो उसे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे He का मतलब होता है हीलियम, तीसरे नंबर पर Li का मतलब होता है लिथियम, चौथे नंबर पर Be का मतलब होता है बेरिलियम। क्या? Be बेरिलियम या बेरोलियम ऐसे बोल सकते हैं। बी का मतलब होता है बेरिलियम, बी का मतलब होता है बोरान, छठे नंबर पर होता है कार्बन। दोस्तों आप इनका परमाणु क्रमांक लिखे, आप इन्हें भी नोट कर लेना जरूर। छठे नंबर पर कार्बन, सातवें नंबर पर नाइट्रोजन, आठवें नंबर पर ऑक्सीजन और नौवें नंबर पर फ्लोरीन, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों Ne है तो नियोन, Na है तो सोडियम, Mg है तो मैग्नीशियम, Al है तो एल्यूमिनियम, Si है तो सिलिकॉन, F है तो फास्फोरस, S है तो सल्फर, Cl है तो क्लोरीन, Ar है तो आर्गन, K है तो दोस्तों पोटेशियम और Ca है तो कैल्शियम। Ca को क्या बोलेंगे? कैल्शियम, जो कि हमारे 20वें नंबर पर आता है। Sc का मतलब होता है स्कैंडियम, Ti का मतलब होता है टाइटेनियम, V का मतलब होता है वेनेडियम, Cr का मतलब होता है क्रोमियम, Mn का मतलब होता है मैग्नीज। Mn का मतलब क्या होता है? मैग्नीज। आपसे कोई पूछेगा तो 25वें नंबर पर आता है मैग्नीज। Fe का मतलब होता है आयरन, 27वें नंबर पर आता है CO का मतलब होता है दोस्तों कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। 28वें नंबर पर आता है दोस्तों निकिल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Ni से निकिल। 29वें नंबर पर कॉपर और दोस्तों 30वें नंबर पर जिंक आता है। 30वें नंबर पर जिंक आता है। दोस्तों आप ये सभी ध्यान रखना, आप इन सभी को लिख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका PDF भी आपको दूंगा। दोस्तों आप बेहतर होगा कि आप इन्हें लिख लीजिए, बेहतर होगा कि दोस्तों आप लिख लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज हमारी साइंस के जो पहला चैप्टर था, वो हमने उसका लगभग आधा कवर कर लिया है दोस्तों, और बाकी जो चैप्टर है वो हम कल कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी जो प्ले लिस्ट है, मैं सभी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप अपनी 10वीं की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप 10वीं में 80 से 90% के बीच में लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज इसे सभी वीडियो को फॉलो कर देना शुरू कर दे। दोस्तों हमारे यहाँ साइंस की भी, मैथ की, हिंदी की और इंग्लिश की, और दोस्तों SST की, और दोस्तों हाँ यानी चित्रकला की भी, यानी ड्राइंग की, सभी सब्जेक्ट की दोस्तों, बहुविकल्पी की भी और शॉर्ट क्वेश्चनों की भी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप 2 महीने के अंदर, यानी अगर आप 2 महीने में 80% लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों सभी वीडियो के नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और जल्दी एक नई और वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।